Good morning. Today is 27 December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अग्नि 5 का हमने सफल एक्सपेरिमेंट किया, उससे रिलेटेड ये साइड में छोटा आर्टिकल है जिसे हम डिस्कस करेंगे। कोंगो जो अफ्रीका का एक छोटा कंट्री है उससे में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, एक जनरलाइज करके एक एंगल लेंगे ताकि मेंस में इसका यूज किया जा सके। FCRA NGO को जो फॉरेन फंडिंग आती है उसके लाइसेंस को सेंट्रल गवर्नमेंट रद्द किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम इसे डिस्कस करेंगे। जीन ड्रीज जो काफ़ी अच्छा लिखते हैं, इनका आर्टिकल है डिमोनेटाइजेशन के बारे में। हालांकि डिमोनेटाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है, फिर भी हम इसके 3-4 जो पॉइंट है वो लेंगे और आगे चलेंगे। फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल है TPS श्रीनिवासन का, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, 10 साल पूरे हुए हैं इसको, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे आर्टिकल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जो 7वां आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम से रिलेटेड है, जिसमें टैक्स रेट्स को कम करने की बात कही गई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 7 आर्टिकल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इसकी जो है अग्नि 5 का हमने रिसेंट में जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो प्रीलिम के दृष्टिकोण और मेंस के दृष्टिकोण दोनों से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए प्रीलिम में तो साफ साफ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से टाइप की मिसाइल है जो अग्नि 5 है, सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है, इसकी रेंज कितनी है। 2014 में इसका क्वेश्चन आया था, 2014 में पूछा गया था अग्नि 5 की रेंज कितनी है और कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है क्या नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मेंस के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है मेंस में। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि स्पेसिफिक मिसाइल से रिलेटेड कि टेल अस समथिंग अबाउट अग्नि 5, नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो होलिस्टिक क्वेश्चन आएंगे मेंस में कि रिसेंट मिसाइल टेस्ट हैव बूस्टेड इंडियाज सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कमेंट। तो इस बारे में हमें इसके अग्नि 5 अरिहंत इस टाइप के मिसाइल्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये है थोड़ा अग्नि 4 है वैसे तो, लेकिन इस तरह के देखिए आप रेंज होती है, रेंज पे क्वेश्चन आते हैं। 2002 में इसको किया था तो 700 किलोमीटर रेंज, अग्नि 2 की 2500। याद करने के लिए एक सीधा सा फंडा है, देखिए 1 है तो 700, 2 है तो 2500, 3 है तो 3500, 4 है तो 4000, 5 है तो 5000। तो याद रह जाएगा आपको, मतलब एक सिमिट्री सी बन रही है। देखो सेकंड है तो 2500, 2 में आंकड़ा है, 3 है तो 3500 में आंकड़ा है, इस तरह की ये बात है। और आगे चलते हैं इस पे। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स हमने डिस्कस किया था उस दिन, फिर दोबारा से देख लीजिए आप। बैलिस्टिक मिसाइल है तो ऐसे जाती है, देखिए यहाँ से मान लो आपने लॉन्च करी, नीचे देखिए हरे पेन की तरफ नीचे यहाँ से लॉन्च किया आपने, तो यहाँ पे जाएगी यहाँ तक। उसके बाद में ये एक ट्रेजेक्टरी बनाएगी, प्रोजेक्टाइल बनाएगी और उसके बाद में ये अपने आप ग्रेविटेशन के प्रभाव से नीचे आएगी, यहाँ पे देखिए। जबकि क्रूज मिसाइल पूरी की पूरी गाइडेड होती है। क्रूज मिसाइल ऐसे जाती है, यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर एक स्पाटा जाएगी ऐसे एकदम लाइन में, स्पाटा। ये ग्रेविटेशन के फॉर्म में नहीं आती, यानी ये देखिए ये डिफरेंस है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में आती है। तो और देख लेते हैं कौन से इसमें। अब आर्टिकल के कंटेक्स्ट में आते हैं जल्दी से। देखिए कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट तो आपको पता ही होगा कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 हमने यू कैन से अभी इसका एक्सपेरिमेंट किया सफल। तो ये हमारी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस है। क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस क्या होता है? देखिए क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस ये होता है कि हमारे पास इतने वेपन्स हैं तो हम दूसरे देशों को डरा सकें, यानी दूसरे देश हम पे हमला करने से पहले 100 बार सोचें। उनको पता होना चाहिए कि हमारे पास हथियार है, अगर हमने इंडिया पर हमला किया तो इंडिया जो हमारे हमला झेल जाएगा, लेकिन जो सेकेंड रिटालिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो एक न्यूक्लियर डेटरेंस इस चीज़ को कहते हैं कि डराना, यानी हथियार हैं। अब देख लीजिए, छोटी सी सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, सिंपल से लॉजिक से आप समझ जाओगे। अगर चोर को पता होगा कि इस घर में बंदूक है तो वो कभी नहीं जाएगा उस घर में चोरी करने। तो बाकी देशों को पता होगा कि हमारे पास ज़बरदस्त हथियार हैं और इस तरह की मिसाइल्स हैं, तो वो कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे हमारे देश पे हमला करने की। तो ये इसी चीज़ को कहते हैं सिंपल शब्दों में, लेमन टर्म्स में, क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस। उसके बाद देखिए हमने रिसेंट में INS अरिहंत भी अभी इसका भी एक्सपेरिमेंट किया था। तो इससे तो हमारी जो न्यूक्लियर जो है पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब न्यूक्लियर पावर तो हमारे पास वैसे भी है, लेकिन जो इस तरह की सबमरीन्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, उन पे लाद के ही तो हम न्यूक्लियर बम फोड़ेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखिए अरिहंत के बाद और अग्नि 5 के बाद इसका एक्सपेरिमेंट कहाँ किया है, कई बार इस पर भी क्वेश्चन आता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, अभी रिसेंट में एक आइलैंड का नाम बदल के अब्दुल कलाम आइलैंड रखा गया था उड़ीसा के अंदर में। उस आइलैंड का नाम बताइए, उस आइलैंड का नाम क्या है? व्हीलर आइलैंड है क्या, कोई दूसरा आइलैंड है, सागर आइलैंड है? तो आपको ये बताना है। विद द 4 टेस्ट अग्नि 5 अब इंडक्शन के लिए तैयार है और पहले से देखिए टारगेट रेंज 700 से 4000 किलोमीटर पहले से टेस्ट हो चुकी है। इवन जो पृथ्वी है वो भी हमारे अभी जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में शामिल है, इसको यूज किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस तरह की जो एड्स ऑन होते हैं, यानी आपने अग्नि 5 ऐड कर दिया, अरिहंत ऐड कर दिया, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? देखिए
वैसे तो इंडिया ने क्या कह रखा है, नो फर्स्ट यूज़। इंडिया ने कहा है कि हम किसी भी देश के खिलाफ में न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, या तो उसने हम पे पहले हमला नहीं किया। इंडिया के नो फर्स्ट यूज़ का मतलब ये है कि इंडिया ना तो किसी ऐसे देश के ऊपर अटैक करेगा जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और दूसरा ना ही इंडिया पहले किसी देश पे अटैक करेगा न्यूक्लियर वेपन से। यानी पहला, जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कितना भी छोटा मोटा हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान पे हम न्यूक्लियर हमला कभी भी नहीं करेंगे, जबकि वो हम पे न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा। कहने का मतलब समझ गए ना आप कि दो कारण दोबारा से आपको बता देता हूँ, क्लैरिटी मोर ज़्यादा आ जाएगी। कि इंडिया ने साफ साफ कह रखा है कि जिस देश के पास में न्यूक्लियर पावर नहीं है, हम उस देश के खिलाफ में न्यूक्लियर पावर अपनी कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा ने इंडिया ने ऐसा कह रखा है कि हम कभी भी पहले अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपनी न्यूक्लियर पावर को तभी इस्तेमाल करेंगे जबकि कोई दूसरा देश हम पे न्यूक्लियर अटैक करता है। तो इस तरह की बात को कहते हैं हम नो फर्स्ट यूज। तो इससे क्या होता है, इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास में जिसने पॉलिसी अपनाई हुई है नो फर्स्ट यूज़। तो कम से कम देखिए, अगर हमारे पास नो फर्स्ट यूज़ है, हम पहले हमला नहीं करेंगे, तो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए ना, कि हमारे पास कम से कम ऐसे हथियार होने चाहिए कि कल को देखिए कोई भी आप एग्जाम्पल मान लीजिए, पाकिस्तान हम पे हमला कर देता है न्यूक्लियर पावर से, कम हमारी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान के हमले को झेल जाएं, एब्जॉर्ब कर लें, एकोमोडेट कर लें, बल्कि उसका इतना हमारे पास इतने ज़बरदस्त हथियार होने चाहिए कि हम पाकिस्तान का उस हमले का करारा जवाब दे सकें, एक ज़बरदस्त रिटालिएशन दे सकें। तो इसीलिए ये हथियार इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्ट्राइक में भी ये हथियार इंपॉर्टेंट है। बस यही है और तो कुछ नहीं है इसमें। आगे क्या आता है, आगे एक और भी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आता है कि ये देखिए और कौन कौन से चैलेंजेस है डिफेंस कैपेबिलिटी में। ठीक है, अच्छी बात है, आपने हथियार तो देखिए ऐड कर दिए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, जैसे कि निर्भया मिसाइल का अभी 21 दिसंबर को एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, हमने डिस्कस भी किया था कि 1000 रेंज की होती है निर्भया मिसाइल, वो हमारा कैंसिल हो गया था, यानी कंसिडर सफल नहीं हो पाया था। और उसके बाद देखिए आपकी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी आप दूसरी बार में अगर आप पे हमला हो जाता है तो आप जिसमें जवाब दोगे उस हमले का, उसको सफल होने के लिए आपकी जो तीनों की तीनों विंग्स हैं वो जैसे मिलिट्री की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों की तीनों भी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। और ये लिख रखा है देखिए, कॉम्प्लीमेंटेड बाय द मॉडर्न एंड पावरफुल मिलिट्री। अब एयरफोर्स में देखिए शॉर्टेज है फाइटर्स की, और जो आर्मी है उसमें जो है मॉडर्नाइजेशन नहीं है, और नेवी में है वो सबमरीन आर्म्स नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं, और भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, आर्मी को भी नए प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड तो ये देखिए साफ साफ यही है कि हमारी जो लीडरशिप है आज काफ़ी मेच्योर है, और मिलिट्री लीडरशिप भी काफ़ी मेच्योर है। अब देखिए पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट है आज के टाइम में, और न्यूक्लियर थ्रेट्स। अब देखिए पाकिस्तान के, कल हमने ये न्यूज़ डिस्कस करी थी, जो न्यूज़ एनालिसिस था हमारा प्रीलिम का, कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को एक फेक ट्वीट मिली। फेक ट्वीट मिलते ही उन्होंने उस फेक ट्वीट का जवाब दे दिया कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, यानी इजराइल को धमकी दी उस फेक ट्वीट पर बिलीव करते हुए जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के। तो कहना ये चाहते हैं कि वे फॉरवर्ड में ये जो एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है कि आज का जो वर्ल्ड काफ़ी कैओस इसमें है, कि डिफेंस मिनिस्टर एक फेक न्यूज़ पर भी बिलीव करके धमकी दे देते हैं न्यूक्लियर पावर के किसी दूसरे देश को। तो उसी दृष्टिकोण में ये हथियार काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। और इंडिया को देखिए दूसरे ये लिखते हैं कि इंडिया को संभल के भी चलना होगा। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह अभी तक बिहेव किया है, तो इंडिया को अपनी पॉलिसी है वो उसी रूप में ढालनी होगी, और वही वैसे बिहेव करना होगा जिससे हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है। तो आगे डिस्कस करते हैं क्या है। अब देखिए कोंगो का है, कोंगो का आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोंगो का थोड़ा सा वैसे इंपॉर्टेंट है, आप अफ्रीका के जनरल कंटेक्स्ट में से यूज़ कर सकते हो। कोंगो में एक प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है शायद काबली, इस टाइप में कुछ है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए ये सत्ता में आए, जब सत्ता में चुनकर आए थे ये, तो 2005 में इन्होंने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण रखा। लेकिन जब इनके अब 2 टर्म पूरे हो गए, तो संविधान में उनके कोंगो में साफ साफ लिखा था कि 2 टर्म्स के बाद आप तीसरी टर्म नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने लिया। एक अभी लालच आ गया, मतलब कह सकते हो आप इनको, तो लालच आ गया, तो इन्होंने क्या किया, डिले कर दिया सब कुछ, कोर्ट्स को अपने कब्जे में ले लिया, वहाँ पर मीडिया का दमन कर दिया। इस तरह से क्राइसिस पैदा हो गए, ओपोजिशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ओपोजिशन को दमन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अफ्रीका जैसे कंट्रीज में डेवलपमेंट नहीं आ पाती, तो उसका सबसे मजबूत कारण आप कह सकते हो कि ये डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे। हालांकि देखिए इस पर बात पर विवाद हो सकता है, दूसरे लोग कहेंगे कि डेमोक्रेसी कोई जरूरी नहीं है डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी डेवलपमेंट है, इवन चाइना का भी एग्जांपल ले सकते हो। लेकिन फिर भी कहने का मतलब स्टेबिलिटी एक हद तक डेमोक्रेसी से आ जाती है। खैर अलग अलग व्यू इसके बारे में हो सकते हैं, लेकिन आप अफ्रीका के कंटेक्स्ट में यूँ लिख देना, डेमोक्रेसी मत लिखो तो ऐसे लिख देना कि अफ्रीका में
डेवलपमेंट ना आने के कारण सबसे ज़्यादा ये है कि पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पर हमेशा रहता है, स्टेबिलिटी नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं, सिविल वार चलता रहता है। इसी कारण से अफ्रीका बहुत पिछड़ा हुआ है। तो कहीं भी यूज कर सकते हो इस पॉइंट को। आगे चलते हैं। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला फॉरेन फंडिंग जो NGO है उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पेपर 2 के लिए साफ साफ टॉपिक है कि NGO एथिक्स में, तो अभी 2016 के एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन आया था NGO से रिलेटेड, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये FCRA का पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाता है, लेकिन इसमें इस आर्टिकल में ज़्यादा फोकस है फॉरेन फंडिंग पर। प्रीलिम में पूछ सकते हैं कि FCRA है क्या, तो अभी तो इस पूरा आर्टिकल डिस्कस करें तो अभी याद हो जाएगा, लेकिन प्रीलिम में हो सकता है आपको याद ना आए तो याद कर लीजिएगा। मेंस में इसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट कब्स, जिस हिसाब से रीसेंट कब्स अब लगाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने NGOs पर, आपकी क्या राय है, कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं NGOs को जो फॉरेन फंडिंग मिलती है उसमें, और कैसे एक बैलेंस इस्टेब्लिश होना चाहिए रेगुलेशन के बीच में और इंडिपेंडेंस ऑफ NGO के बीच में विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन फंडिंग। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, हम अभी से डिस्कस करते हैं। कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का? देखिए कंटेक्स्ट साफ साफ ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ने लाइसेंस रिजेक्ट कर दिए और जो रिन्यूअल एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट कर दी अभी 25 NGOs की, और इसी के कंटेक्स्ट में आर्टिकल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि NGO अब फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। उसमें से काफ़ी NGOs तो ऐसे थे जो राइट बेस्ड थे, यानी लोगों को उनके हक दिलवाने में उनकी सहायता प्राप्त करते थे, जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इस तरह के NGOs जो राइट बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप्स, ये इस तरह के कीवर्ड्स यूज कीजिएगा आप, जैसे राइट बेस्ड एडवोकेसी ग्रुप्स, तो इससे हमारे आंसर्स में वैल्यू एडिशन होता है। हिंदी में तो मुझे पता नहीं क्या कहते हैं इसको, राइट बेस्ड, राइट्स को कहते हैं अधिकार केंद्रित, मतलब बना लीजिएगा। धीरे धीरे मैं भी कोशिश करूंगा हिंदी पढ़ने की। एक बार हिंदी के नोट्स पढ़ लिए तो मुझे भी हिंदी के कीवर्ड्स पता लग जाएंगे। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने क्या क्या डिफेंड किया है इसको? गवर्नमेंट ने डिफेंड किया है इसके पूरे के एक्शंस को, और गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए जो ये NGOs थे इनमें एक वायलेशंस किया है FCRA का, इसीलिए हमने इसको रिजेक्ट किया है। और गवर्नमेंट के इस डिसीजन से काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है, सिविल सोसाइटी ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इसको। सिविल सोसाइटी ने कहा है कि साफ साफ लीगल प्रोसीजर को अब्यूज़ कर रही है गवर्नमेंट। इवन अपोजिशन के MPs ने भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगाई है कि वो जो ये वेंडेटा यानी बदले की जो है विक्टिमाइजेशन और बदले की जो ये पॉलिटिक्स है उसे छोड़ें और NGOs को अपना काम करने दें। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने भी होम मिनिस्टर को लिखा है और उन्होंने कहा है कि देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ना तो लीगल और ऑब्जेक्टिव का वायलेशंस हैं, और आप इसे कर रहे हो तो गलत कर रहे हो एक तरह से। तो इस तरह की बात मतलब तीनों ने लिखी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, अपोजिशन ने, NHRC ने। तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? गवर्नमेंट ने देखिए, गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ने कहा जो हमने किया वो बिल्कुल सही है, और ऐसा पहली बार नहीं है जब हो रहा है। ये 2015 के अंदर भी ऐसा हुआ था, और FCRA के अंडर में, यानी सरकार ने यह कहते हुए कि FCRA के अंदर में वायलेशंस हो रहे हैं, 10,000 NGOs का लाइसेंस फॉरेन फंडिंग के लिए रिन्यू करने से मना कर दिया था। और उसमें से कई तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन है, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स जैसे कि ग्रीन पीस, ये तो बहुत बड़े बड़े NGOs हैं। आपको पता है NGO की ताकत कितनी होती है? NGO की ताकत इतनी ज़्यादा होती है, जैसे ये छोटे कंट्री होते हैं ना, मॉरिशस जैसे छोटे कंट्री होते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक अभी पेरिस क्लाइमेट चेंज चल रहा था, तो ये छोटे मोटे जो आइलैंड कंट्री हैं जिनको डर लगता है कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो हम डूब जाएंगे, इन्होंने क्या किया, इनकी तरफ से जो नेगोशिएशंस कर रहे थे वो इस तरह के बड़े NGOs कर रहे थे। ग्रीन पीस, यानी आप सोच के देखिए कितनी बड़ी इनकी पावर होती है कि ग्रीन पीस जैसे जो है ये NGO एक देश की तरफ से वहाँ बैठे हैं नेगोशिएशन टेबल पर। सोच के देखिए, हमारे बैठे हैं वहाँ पर इन्वायरमेंटल मिनिस्टर उस टाइम पर जैसे प्रकाश जावड़ेकर थे, उनके साथ में बैठे हैं NGO के वहाँ पे जो वकील हैं, और वो पैरवी कर रहे हैं इन छोटे आइलैंड्स की। तो बहुत पावर होती है इनकी, सबकी नहीं, जो प्रोमिनेंट हैं। तो ये एक लार्जर पैटर्न शो करता है कि किस तरह से इनका हनन हो रहा है। थोड़ी टाइमलाइन हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए 1976 में ये FCRA एक्ट आया था। FCRA एक्ट NGO के लिए आया था। उस टाइम पे क्या था, इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये आया था और इमरजेंसी उस टाइम पे लगी हुई थी। तो एक तरह से एक रीज़न ये था कि उस टाइम पे कोल्ड वार चल रहा था उस टाइम पे। तो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को डर लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में इंटरनल जो है इंटरफेरेंस ना हो जाए बाहरी कंट्री की, और पैसों के दम पे वो किसी ओपोजिशन लीडर्स को या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को खरीद ना लें। तो इसी तरह से, इसी डर से ये आया था। तो ध्यान देने की बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आया तो इसलिए था कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को रोकने के लिए, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई बाहर के देश कोल्ड वार में जैसे USSR USA गलत इस्तेमाल ना कर ले पैसा देकर, यानी किसी ओपोजिशन पार्टीज को पैसा ना दे दें और खरीद ना ले, उसी के दृष्टिकोण से आया था। लेकिन आज ये केंद्रित हो गया है NGO केंद्रित। पॉलिटिकल पार्टीज तो पैसा लेने लगी हैं खुले आम अभी बाहर के देशों से, बाहर की कंपनी से, बाहर से।
अब फिर क्या हुआ, 1976 में आया, 1991 में तो आपको पता ही होगा एलपीजी रिफॉर्म्स ही आ गए थे। तो एलपीजी रिफॉर्म्स में तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया, इवन कंपनीज हैं वो भी बाहर की फंडिंग ले सकती हैं, जो हमारे वो हैं ईसीबी हैं या फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो बाहर की फंडिंग ले लेते हैं। इवन एफडीआई भी आने लगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। और 2014 की जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसने तो एक यू कैन से दैट बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। 2014 की दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज तो साफ साफ बैन है एफसीआरए एक्ट के तहत। आप कैसा पैसे ले रहे हैं, आप हाउ कैन यू टेक द मनी, यू हैव बीन बैंड फ्रॉम टेकिंग द मनी फ्रॉम द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन कंपनीज, सो व्हाई यू आर टेकिंग द मनी। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बीजेपी ने और इन्होंने कांग्रेस ने दोनों पैसा ले रहे थे। तो सरकार ने फिर क्या किया, सरकार ने क्या किया कि एक तरह से वो चेंज कर दिया, एफसीआरए एक्ट है वही चेंज कर दिया, और वो चेंज कर दिया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी जो इन्होंने पहले पैसा लिया है वो भी लीगल मान गया, वो भी लेजिटिमाइज हो गया। यानी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप। अभी तक देखिए 2014 तक क्या हुआ कि लेते लेते एफसीआरए एक्ट के तहत बैन था, यानी नहीं ले सकते थे ये पैसा जो पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप कैसा पैसे ले रहे हो, आप तो नहीं ले सकते। तो फिर सरकार ने क्या किया, एफसीआरए एक्ट को चेंज कर दिया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी जो पहले पैसा नहीं ले सकते थे वो इन्होंने ले लिया था, वो भी लीगलाइज हो गया, वो भी लेजिटिमेट कर दिया, क्योंकि वो ला इन्होंने जो पास किया वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से था। अब ये देखिए यही है दिल्ली हाई कोर्ट की रिव्यू के बाद में, यहाँ पे देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया, नया क्लास ले आए, यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रेलेवेंट सेक्शन इन्होंने इंक्लूड कर दिया। और फॉरेन कंपनीज उसके तहत जो इन्होंने चेंज किया, फॉरेन कंपनीज जो अब तक फॉरेन थी वो अब इंडियन कंपनी बन गई, मतलब इन्होंने कुछ इस तरह का चेंज कर लिया कि जो फॉरेन कंपनी थी वो अब इंडियन कंपनी का दर्जा भी ले सकती है, और जिससे कि वो जो इन्होंने पैसा लिया पॉलिटिकल पार्टीज ने वो लीगलाइज हो गया। ये देखिए यहाँ पर लेजिटिमाइज हो गया रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और जो अमेंडमेंट है उन्होंने रास्ते भी खोल दिए दूसरी पार्टीज की तरफ, यानी अब ना सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टी बल्कि सारी पार्टीज अब पैसा ले सकती हैं, फॉरेन जो फंडिंग है वो ले सकती हैं, यानी दरवाजे खोल दिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चेंज किया एफसीआरए एक्ट में। अब क्या है, अब जो नया एफसीआरए एक्ट आया है 2010 का, यानी 2010 में आया था ये, और एक 1976 का। देखिए 1976 का तो इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, और एफसीआरए एक्ट 2010 में चेंज किया गया है, ये एनडीए गवर्नमेंट के दौरान अभी इसी साल किया गया है। इसको शुरुआत की थी एफसीआरए एक्ट के यूपीए गवर्नमेंट के दौरान में, इसलिए ये एफसीआरए 2010 है, 2010 नहीं 2010 सॉरी। तो देखिए अब क्या है लेकिन अब ये चेंज हुआ है हाल फिलहाल में। तो कौन कौन से नए तीन चेंज इसमें आए हैं। नए चेंज देखिए ये है, पहला तो ये है कि पहले क्या होता था, एक बार लाइसेंस मिल गया तो एनजीओ को मिल गया, लेकिन अब क्या है हर 5 साल बाद उसका रिन्यूअल कराना पड़ेगा। तो पिछले साल ही क्या हुआ, इवैल्यूएशन के दौरान में 11,000 यानी 11,319 एनजीओज का रद्द कर दिया गया रिन्यूअल प्रोसेस में ही। तो 5 साल के लिए मिलता है अब सिर्फ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ कि ये एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है, यानी जितना पैसा आपको विदेश से मिलता है उसमें से 50% से ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजेज के लिए यूज नहीं कर सकते। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजेज यानी कि सैलरी देना, आपने ऑफिस बना लिया या फिर इस तरह के काम कर लिया आपने सॉरी इस तरह के काम आपने कर लिए, तो इस तरह की दूसरा चेंज आया। तो तीसरा चेंज क्या आया, तीसरा चेंज यह आया कि 1976 के दौरान में तो यह आया था साफ साफ पॉलिटिकल पार्टीज को कर्व करने के लिए, यानी इनमें इंटरफेरेंस ना हो। लेकिन अब ये जो एफसीआरए एक्ट 2010 हो गया है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अब तो ये पूरा का पूरा एनजीओ केंद्रित हो गया है, यानी एनजीओ पर ज़्यादा फोकस है, उनकी अकाउंटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस है। तो डबल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, डबल स्टैंडर्ड्स तो साफ साफ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अलग रूल हैं और एनजीओज के लिए अलग रूल हैं, और इवन बिजनेस भी पैसा ले सकते हैं। तो एनजीओज के खिलाफ में क्यों इतनी एंजाइटी है, जब सारा कुछ बिजनेस भी पैसा ले सकते हैं, बिजनेस वाले बिजनेसमैन और पॉलिटिकल पार्टीज भी पैसा ले सकते हैं, तो एनजीओज के खिलाफ में आपकी नफरत क्यों। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि देखिए इसमें ये है कि क्योंकि जो एनजीओ वगैरह हैं या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी को मैनिफेस्ट करती हैं, यानी उनको एक रियलाइज करने की होल्ड रखती है, सरकार को अकाउंटेबल रखती है उनके इश्यूज के प्रति, इसलिए सरकार इन पर एनजीओज पर कर्व करना चाहते हैं, ऐसा लिखा है आर्टिकल के अंदर में। और एक और एग्जांपल ये देते हैं कि यूएन के स्पेशल जो रेपोर्टर हैं उस पे राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबल एंड एसोसिएशन पर इन्होंने भी एक चिंता जाहिर की थी। इन्होंने लीगल एनालिसिस किया एफसीआरए एक्ट 2010 का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने इसमें बताया कि जो ये हैं इसके प्रोविजंस हैं ये इंटरनेशनल लॉ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं हैं, और भी ज़्यादा क्रिटिसिज्म इन्होंने किया। इन्होंने क्या किया, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चक्कर में अगर आप किसी को वो कर रहे हो, दमन कर रहे हो एनजीओज का, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली के लिए इसके लिए बेकार चीज़ है। और इन्होंने कहा कि जो ये है
FCR एक्ट के तहत जो ये जो प्रोविजंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा वेग और एम्बिगुअस हैं, मतलब किस तरह से भी इनको इंटरप्रिटेशन इनका किया जा सकता है, और काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नमेंट के पास में है जिसका यूज़ करते हुए NGOs का दमन किया जाता है। ये सब बातें इन्होंने कही थी। जो UN के स्पेशल, ये नीचे हमने पढ़ा था, UN स्पेशल रिपोर्टर ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुली असेंबली ऑफ एसोसिएशन, इन्होंने कही हैं ये सारी बातें। मतलब हमें क्या करना है, हमें किसी ने भी ये बातें कही हो, हमें तो प्लस के पॉइंट्स लिखने हैं, नेगेटिव के पॉइंट्स लिखने हैं। प्लस के पॉइंट्स वैसे इसमें दिए नहीं है, लेकिन मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा कि सरकार क्यों दमन करती है असल में। अब देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत आता है, तो साफ साफ NGOs का दमन करना तो ये ह्यूमन राइट्स का दमन है। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन भी अच्छा लिखते हैं वैसे ये। सॉल्यूशन ये कहते हैं कि NGOs का है वो फंडिंग है वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैसे होनी चाहिए ये एक विवाद का इशू है। ये कहते हैं कि और भी दूसरे रास्ते हो सकते हैं जिससे इनकी जो फंडिंग है वो रेगुलेट किया जाए। जैसे कि एक पिछले दिनों एक 7 मेंबर टास्क फोर्स का गठन किया गया था 2009 में, जो कि बनाती है एक नेशनल लेवल सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसी, यानी NGOs की एक ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसी जैसे मीडिया की होती है, जिससे ये NGO अपने आप को रेगुलेट करते हैं। दूसरा है ये एक, इसके लिए हो सकता था नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये हो सकता था। ये क्या करती, ये सिविल सोसाइटीज़ और इन सबको वो करती, मॉनिटर करती और देखती क्या क्या इसमें गलत हो रहा है। एक इस तरह की बॉडी ये होती जैसे कि हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको पता होगा वकीलों को मॉनिटर करती है, एक इंडिपेंडेंट और स्टैचुरी बॉडी है। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो बार काउंसिल की तरह इंडिपेंडेंट और स्टैचुरी बॉडी भी NGOs के लिए होनी चाहिए, जो NGOs को मॉनिटर करेगी। दूसरा ये कह रहे हैं कि इस टास्क फोर्स ने अपनी रिकमेंडेशन दी प्लानिंग कमीशन को, लेकिन बाद में अमल नहीं हो पाया। लास्ट में कहते हैं कि सही टाइम है कि अभी जो FCR एक्ट के तहत में जो गलतियां हुई है उनको सुधारने के लिए और इनको राइट्स देने के लिए, इस तरह की बात कहते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सरकार असल में इनको क्यों इनके राइट्स लेती है। देखिए, एक रिपोर्ट आई थी IB की रिपोर्ट ये आई थी कि ये जो NGOs हैं, काफ़ी बार NGO क्या होता है, ये फॉरेन कंट्री से फंडिंग लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, इंडिया एक डील कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया अगर एक न्यूक्लियर एनर्जी के लिए डील कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और दूसरा क्या है, इंडिया को एक नए कोल माइंस मिल गए इंडिया को मध्य प्रदेश के अंदर में इंडिया को कोल माइंस मिल गए, तो इंडिया उनको अब यूटिलाइज करेगा बढ़िया ढंग से। लेकिन अब क्या हुआ, अब ऑस्ट्रेलिया वालों को यूं लगता है, सिर्फ एग्जांपल है, आप फैक्ट्स पे मत जाइएगा, एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ फैक्ट्स पे मत जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया को यूं लगता है कि देखिए, अगर इंडिया ने इन कोल माइंस को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो वो हमसे न्यूक्लियर पावर नहीं खरीदेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले एक NGO को पैसे देंगे, ग्रीन पीस का नाम है। तो ये ग्रीन पीस वाले क्या करेंगे, जहाँ पे हमें कोल माइंस मिली है मध्य प्रदेश में, उसमें जाके वहाँ के लोगों में जाके एक भ्रांति पैदा करेंगे कि देखिए ये कोल माइंस से आपको बहुत नुकसान होगा। तो इस कोल माइंस के प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल देंगे जानबूझ के ये NGO वाले। इससे क्या होगा, अब वो कोल माइंस का यूज़ होता हमारा बहुत ज़्यादा, तो हम उसे यूज़ कर सकते थे और हमें न्यूक्लियर पावर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अब जबकि ये प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया सब कुछ, हम दोबारा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वालों के पास में, हम कहेंगे जी हमें तो न्यूक्लियर पावर दे दो, हमारे तो वो बंद होगी कोल माइंस हैं जो। तो इस तरह की देखिए NGO, फैक्ट्स पे मत जाइएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। जैसे और भी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया हमने तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर बनाया, वहाँ पे कलपक्कम में भी है, एक दूसरा भी कुड़ैकुनल जो भी नाम था उसका। तो देखिए वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था न्यूक्लियर पावर का। तो ऐसा आरोप लगा था कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो हमने रशिया की सहायता से बनाया था, शायद रशिया की सहायता से बनाया था वो हमने। तो क्या हुआ, वहाँ पे आरोप लगा कि इन दूसरे देश, यानी जैसे फ्रांस भी हमें न्यूक्लियर पावर देता है, US भी हमें न्यूक्लियर पावर देता है, फ्रांस जैतरपुर में बना रहा है शायद। तो क्या हुआ, आरोप ये लगा कि दूसरे देशों ने, जो रशिया के कंपिटिटर्स हैं, उन्होंने उन लोगों को पैसे दिए जो इसका वहाँ पे रशिया द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध कर रहे थे। तो इसी चक्कर में क्या होता है, विरोध की राजनीति जो है उसमें हमारी जो काफ़ी इकोनॉमी का लॉस हो जाता है। तो देखिए, ये बिल्कुल तो ये बातें सही नहीं हो सकती, लेकिन ये बातें कुछ हद तक सही हैं। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कर्ब करने की कोशिश करता है कभी कभी इनको, क्योंकि इनको पता होता है ये फॉरेन कंट्रीज़ के जो पर्पजेज है वो सॉल्व कर रहे हैं। इतने ये NGOs दूध के धुले नहीं होते। जो ये पूरा का पूरा जो अरब रेवोल्यूशन आया, अरब रेवोल्यूशन में कई कंट्रीज़ में तो देखिए ये साफ साफ था जो जनता के द्वारा केंद्रित था, लेकिन अरब रेवोल्यूशन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो NGOs द्वारा भड़काई गई थी, और उन NGOs को पैसे दिए गए थे फॉरेन गवर्नमेंट्स ने, जैसे US ने सीरिया में पैसे दिए, इस तरह से।
तो काफ़ी कुछ डिस्कस हो गया। चल आगे चलते हैं जल्दी से। जो मिड टर्म इवैल्यूएशन है मोदी की फॉरेन पॉलिसी का, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हमें सब कुछ पता ही है। देखिए 2.5 साल पूरे हो गए मोदी के, तो इनकी एंट्री काफ़ी ड्रामेटिक थी, सरप्राइज भरी थी और एनर्जी के साथ ये आए थे। डिसाइसिवनेस यानी एक बढ़िया तरह से डिसीजन लेने की पावर इनके पास थी, ओरेटरी स्किल्स, बोलने की शक्ति अच्छी थी, तो इस तरह से ये आए थे। और उनके आने के बाद में पहला एक्ट, 3 एक्ट में ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड में है पहला एक्ट, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज। अभी तक 3 स्टेज से पास हो चुके हैं 2.5 साल में मोदी। तो शुरू में तो देखिए काफ़ी एनर्जी आई थी, इंडिया विजिबल होना स्टार्ट हो गया था और लग ये रहा था कि अब इंडिया सिर्फ स्पेक्टेटर यानी दर्शक की तरह नहीं रहेगा, काफ़ी डिसीजंस इंडिया लेगा। लेकिन उसके बाद क्या होना स्टार्ट हुआ, देखिए उसके बाद में सेकंड एक्ट में ये होना स्टार्ट हुआ कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज आने स्टार्ट हो गए, राइवल्स पैदा हो गए और एडवर्सरीज थे और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए। और साफ साफ जो हेजिटेशंस ऑफ हिस्ट्री है उनको छोड़ पाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है इश्यूज़ को सोल्व करना क्योंकि हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और टू मैनी बॉक्सेस, ये कहते हैं कि टू मैनी बॉक्सेस स्टैंडर्ड सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, लेकिन एक आउटकम या फिर आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जो मोदी ने निकालने की कोशिश करी वो नहीं आ पाया, पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में भी, चाइना के रिस्पेक्ट में भी। और जो पॉलिसीज इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसी निकाली, जैसे नवाज शरीफ के जन्मदिन पर ये गए पाकिस्तान की, एक सरप्राइज भरी पॉलिसी थी, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, ना ही इस तरह के आइडिया चाइना के रिस्पेक्ट में सफल हो पाए। तो आगे देखते हैं क्या है। थर्ड एक्ट कौन सा है, ये सेकंड एक्ट था। मतलब देखिए फर्स्ट एक्ट क्या था जब वो पूरे एनर्जी के साथ आए थे, सेकंड एक्ट ये था उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लाने की कोशिश करी लेकिन सफल नहीं हो पाए। और अब डिस्कस करते हैं थर्ड एक्ट। थर्ड एक्ट में क्या होता है? थर्ड एक्ट में देखिए अब उनको एक डुबियस प्रेज मिल रही है। सभी के सभी यूरोप की कंट्रीज में जो फंडामेंटलिस्ट और राइट विंग के लोग जीत रहे हैं, जैसे ट्रंप जीते, ब्रिटेन एग्जिट हो गए यूरोपियन यूनियन से, और फ्रांस में जो वो लेडी हैं ला पेन वो भी जीतने वाली हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी राइट विंग के लोगों के जीतने की, वो शुरुआत हुई थी मोदी के जीतने से ही। और उसके बाद में कहते हैं कि अब थर्ड एक्ट में दिखते ही आनी स्टार्ट हो गई जो व्लादिमीर पुतिन है, यानी जो हमारा सदाबहार साथी था रशिया, अब वो चाइना और पाकिस्तान के साथ ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा है। और इवन हमें कोशिश करनी चाहिए कि रशिया को एक काफ़ी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स दें इनको और रशिया को शांत करें ताकि वो ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना के साथ में ना जाएं और हमारे इंटरेस्ट को हर्ट ना करें। उसका एक एग्जाम्पल इस तरह से भी देते हैं कि रिसेंट जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमने और अफगानिस्तान ने काफ़ी तरह के आरोप लगाए थे पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान टेरर को फंडिंग करता है, लेकिन रशिया ने इस बात को नकार दिया। रशिया ने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। तो इस तरह से देखिए रशिया और हमारे बीच की दूरियां वो बढ़ रही हैं। मोमेंटम कैसा रहा पाकिस्तान के दौरान? शुरू में जो मोमेंटम पकड़ा था वो लूज हो गया। देखिए शुरू में तो देखिए क्या किया, अभी हमने थक हार कर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, यानी काफ़ी हमने कोशिशें की। पहले क्या होता था, पहले हर एक गवर्नमेंट की यही पॉलिसी होती थी कि हम पाकिस्तान के साथ तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि वो टेररिज्म को पूरी तरह से छोड़ नहीं देगा। लेकिन मोदी ने ये पूरा कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया और काफ़ी तरह की बातचीत स्टार्ट की। नवाज शरीफ के उनके जन्मदिन पर गए और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल भी हुए और सुषमा स्वराज भी हमारी वहाँ पर गई, लेकिन उसके बाद में थक हार कर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए और जिसका फ़ायदा भी अभी होता दिखाई नहीं दे रहा है। बलूचिस्तान का इशू भी हमने उठाया, काफ़ी कुछ हुआ मतलब पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में, हम सबको पता ही है। सार्क के कंटेक्स्ट में भी ये लिख रहे हैं कि शुरू में तो सार्क के एफर्ट्स में उन्होंने अच्छे एफर्ट्स लगाए और अपनी जो सेरेमनी थी ओथ टेकिंग सेरेमनी वहाँ पे सबको बुलाया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और अभी थक हार के हमने बिम्स्टेक का यूज़ किया। बिम्स्टेक का यूज़ ब्रिक्स के साथ जब हमारी बातचीत थी, और बिम्स्टेक का यूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें अभी पाकिस्तान नहीं है बिम्स्टेक में। और सार्क ये कह रहे हैं कि देखिए सार्क में अब हमारे ऊपर प्रेशर है चाइना को ऐड करने का, यानी पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि चाइना भी सार्क में होना चाहिए। अगर चाइना सार्क में आ गया तो हमारी जो लीडरशिप है सार्क के अंदर वो डाइल्यूट हो जाएगी। और तर्क ये दे रहे हैं कि सारे के सारे कंट्री जो हैं कि SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन में अब इंडिया पाकिस्तान वहाँ चले गए हैं तो चाइना भी यहाँ आ सकता है। अगर इस्लामाबाद का जो समिट है जो कैंसिल हुआ है पाकिस्तान के अंदर वो ना कैंसिल हुआ था तो हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता चाइना को ऐड करने का। देखिए चाइना के कंटेक्स्ट में हमारी पॉलिसीज कैसे रही, कुछ इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है चाइना के साथ में, मतलब कोई ऐसी बॉर्डर पे टेंशन्स तो नहीं क्रिएट हुई। फिर भी जो चाइना पाकिस्तान की दोस्ती है वो तो बढ़ती ही जा रही है। CPC आप देख लीजिए, वन बेल्ट जो है वो वन बेल्ट वन रोड ये भी बढ़ता जा रहा है। ये एशिया में डोमिनेट करेगा चाइना तो इसको बना के। और मोदी ने भी देखिए अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपनी जो नज़दीकियाँ हैं वो US, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो कि चाइना विरोधी है इनके साथ में बढ़ाई हैं। यानी मोदी ने एक साफ साफ स्टैंड लिया है US के साथ का, और चाइना के विरोध तो नहीं कह सकते, देखिए चाइना का विरोध तो नहीं कह सकते, लेकिन US के साथ ज़्यादा जा रहा है मोदी। और ऊपर देख सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में देखिए क्या है।
वेस्टर्न के कंटेक्स्ट में देखिए मोदी जी को काफ़ी सफलता हासिल मिली है यहाँ पर। हमारी जो नज़दीकियाँ हैं वो यूएस के साथ में काफ़ी बड़ी हैं और उसका श्रेय कहीं ना कहीं आप मोदी जी को दे सकते हैं। और जो एक ज़्यादा डिफेंस पार्टनर के रूप में उभर के आया यहाँ पे अमेरिका का हम, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो हमें करेंगे। और कहने का मतलब यह है कि देखिए ट्रंप की पॉलिसी तो अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी एक लेवल के बाद में अगर माइग्रेशन के इशू को छोड़ दिया जाए तो हमारे रिलेशन अच्छे ही होंगे, इस तरह से ये कह रहे हैं। ऊपर से इसका आर्टिकल का सोल्यूशन क्या निकलता है? सोल्यूशन ये निकलता है कि एक मिक्स्ड पिक्चर देखने को सामने, मतलब मिली तस्वीर देखने को मिल रही है यहाँ पर। और आने वाले दिनों में जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स होंगी और इनिशिएटिव्स होंगे वही डिसाइड करेंगे कि मोदी के 5 साल जो हैं ये फॉरेन पॉलिसी भरे कैसे रहे। और ये कहते हैं बाद में कि कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा उभर कर आई हैं डिमोनेटाइजेशन से, लेकिन फिर भी लास्ट में एक अच्छी लाइन ये बोलते हैं कि कुछ भी हो लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन से भी इस एक बात जो है मोदी की छवि जो और ज़्यादा अच्छी होती है वो कि मोदी एक डिसाइसिव लीडर हैं और एक कड़े फैसले ये ले सकते हैं, इस तरह की बात ये बोलते हैं आर्टिकल के अंदर में। तो अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, 10 साल इसके पूरे हो गए हैं, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और इसको सोल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। पहले फेज में देखिए जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आया था, यानी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले से उसको ये देखना कि उसके इन्वायरमेंटल पर उसका कितना फर्क पड़ेगा। ये सबसे पहले आया था देखिए कर्नाटका के अंदर में, और गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये सोचा कि सिर्फ एक फोरम है, लेकिन बाद में इसकी जो है अलग तस्वीर सामने आई और ह्यूमंस का पार्टिसिपेशन यानी पब्लिक हियरिंग का प्रावधान भी इसमें था। और 2006 में ये अच्छे ढंग से आया था। और हालांकि देखिए बहुत सारे ऐसे लीगल अमेंडमेंट्स हुए, फिर भी जो है अप्रूवल जो प्रोसेस है आज भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इन्वायरमेंटल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और वैसे तो देखिए काफ़ी बोरिंग होता है, लेकिन पब्लिक हियरिंग का जो इसमें प्रावधान है वो कहीं ना कहीं इसको मजबूती प्रोवाइड करता है। सोशलाइजेशन ये होता है अवेयरनेस। सोशलाइजेशन मतलब इन्वायरमेंटल के बारे में अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल को सोशलाइज करना यानी उनको अनवेयर करना, जनता को घुलना मिलना। पब्लिक हियरिंग देखिए सक्सेसफुल तो है अटेंशन दिलवाने में सोशल इम्पैक्ट्स का, और कहीं ना कहीं मीडिया में इशू आते हैं, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या फिर वो चिपको मूवमेंट हो, पुरानी मूवमेंट है ये। हाल फिलहाल की आप देख लीजिए नियमगिरी में राहुल गांधी गए थे और वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था। देखिए सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं फिर भी उनको अप्रूवल मिल ही जाता है पब्लिक ओपोजिशन के बाद भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशू हाईलाइट हो जाते हैं। और यह देखिए दिस हियरिंग हैव बीन द एक्सीलेंट ओपन क्लासरूम टू लर्न अबाउट द पॉलिटिकल इकोनॉमी। यानी देखिए अगर इन सब के बावजूद भी, अगर सभी विरोध के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स पास हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरह की पॉलिसी सरकार अपना रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कहते हैं कि जैसे फिलहाल की गवर्नमेंट जो है वो अभी जो है डेवलपमेंट को ज़्यादा तवज्जो दे रही है, तो इससे सरकार की पॉलिसीज पता लग जाती है कि डेवलपमेंट उनका जो है वो प्रायोरिटी है और इन्वायरमेंटल कहीं ना कहीं है तो प्रायोरिटी, लेकिन डेवलपमेंट ज़्यादा प्रायोरिटी है, इस तरह की है। यानी जिस तरह की प्रोजेक्ट्स अगर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलता है तो इनको इससे पता हम लगाया जा सकता है कि सरकार किस तरह की पॉलिसीज अपना रही है। वो है ये, उसके बारे में इसको कहते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये जनरल स्टडी के कंसेप्ट नहीं है। ये नेगोशिएशन एक तरह से ये कहते हैं कि रिसेंट केस में और भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि जल्दी इनको अप्रूवल दे दिया गया प्रोजेक्ट्स को, लेकिन कुछ कंडीशंस की बिहाफ पर। और देखिए कंप्लायंस गैप पर ये कहते हैं कि जब क्या होता है, जब किसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलता है तो उनको इंस्टीट्यूशंस होते हैं कोई भी, जैसे पोल्यूशन बोर्ड या फिर सरकार कहती है कि आपको अप्रूवल तो हम दे रहे हैं लेकिन आपको कुछ कंडीशंस पे कंप्लाई करना पड़ेगा, आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। वही बात ये इस आर्टिकल में लिखते हैं कि जिस कंडीशंस के साथ में जिस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलता है, बाद में प्रोजेक्ट्स बनाने वाले उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते। यानी अगर आपको कह दिया कि देखिए 3 इंच दीवार से आप ऊपर नहीं खड़े कर सकते इस जंगल के अंदर में, सरकार ने तो कह दिया कि अगर आप प्रोजेक्ट में इस तरह की कंडीशंस रखोगे कि आप 3 इंच से ऊपर दीवार नहीं बनाओगे जंगल के अंदर में, तो आपको प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल मिल गई। प्रोजेक्ट की अप्रूवल तो मिल गई, बाद में कंप्लायंस नहीं करते, यानी जो प्रोजेक्ट लेने वाले होते हैं बाद में उनको फॉलो नहीं करते। तो इस तरह की बात ये लिख रहे हैं आर्टिकल के अंदर में। ये कहते हैं कि देखिए इन्वायरमेंटल के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं इरेगुलर बेसिस पर, और जो इनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो ये डेटा इकट्ठा करते हैं वो जनता को एक्सेसिबल भी नहीं है। और रेगुलेटर्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो रिसोर्सेज तो देखिए एक लेवल के बाद में इन्होंने ही तो किया है, यानी पोल्यूशन बोर्ड की अनुमति से ही तो वो प्रोजेक्ट बनाया गया था, फिर बाद में इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट लेते भी नहीं है, ये सोचते हैं कि हमने ही तो परमिशन दी थी, बनाने दो, इस तरह की ये बात सोचते हैं। और ये कहते हैं कि देखिए आर्टिकल में एक अच्छी बात ये लिखते हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो स्वच्छ भारत अभियान पर ज्यादा है, लेकिन इन्वायरमेंटल को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस बात पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा। ज्यादा नुकसान तो बल्कि इन्वायरमेंटल के लॉस से है, ना कि इससे। तो एक यहाँ पे थोड़ा और भी है ये, हाँ ये पॉइंट बीच में रह गया था,
हाँ देखिए, कंप्लायंस गैप के बारे में क्या है, ये जो है अर्जेंट अटेंशन की इसको जरूरत थी। तो इश्यूज क्या है, अगर हमें ये सभी इश्यूज सोल्व करने हैं, एयर क्वालिटी का, फ्रेश वाटर का, डिग्रेडेशन का, प्रोडक्टिव फार्म्स का, तो हमें जो है जिस कंडीशंस के साथ जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो और स्टेट डिपार्टमेंट्स ये सब पोल्यूशन बोर्ड्स हैं ये अनुमति प्रोवाइड करते हैं, उन कंडीशंस को देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अच्छा आना बहुत जरूरी है। और ये बात है कि जो एनवायरमेंटल कंप्लायंस है, यानी बाद में जो कंप्लायंस होना चाहिए, उनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो होना चाहिए वो एक वेग और क्लोज डोर प्रैक्टिसेस हैं। यानी इसमें दो ही पार्टीज हैं, एक गवर्नमेंट, एक प्रोजेक्ट डेवलपर। ये कहते हैं कि एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, जो ये देख सके कि क्या वो प्रोजेक्ट्स अच्छे से चल रहे हैं, यानी इन्वायरमेंटल का वायलेशन किए बिना चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो इसलिए थर्ड पार्टी की मांग ये करते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड तो सिंपल सा देखिए यही है कि जो प्रोसेस है सोशलाइजिंग के इन्वायरमेंटली गवर्नेंस की, उसको एक्सपेंड किया जाना बहुत जरूरी है। और इन खाली लॉ यानी एम्पटी लीगल और रेगुलेटरी कैटेगरी के जो लॉ है उनसे काम नहीं चलने वाला, और एक मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स होने बहुत जरूरी हैं। तो इससे और भी ये कहें कि जो कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एक बैलेंस करने की आवश्यकता है डेवलपमेंट से। यानी कम्युनिटी की जो एस्पिरेशंस कई बार काफ़ी ऊपर नीचे होती है, तो उसको डेवलपमेंट के मद्देनजर बैलेंस करने की एक आवश्यकता है। और उसके बाद में कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं लग पाता कि देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे जंगल्स हैं, इतने सारे जो इन्वायरमेंटल के लॉज हैं, तो कैसे पता लगेगा कि सभी लॉज के लिए अलग अलग कंडीशंस क्या क्या हैं? तो ये देखिए, ये तो पता लगा पाना मुश्किल है कि किस प्रोजेक्ट को किस कंडीशंस के साथ अप्रूव किया गया है। तो यह तो हर एक के लिए नहीं पॉसिबल है पता लगाना। फिर भी जो एक इस प्रोजेक्ट्स के आसपास जो लोग रहते हैं, यानी आप नियमगिरी मान लीजिए, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, यमुना फ्लड प्लेन्स के आसपास दिल्ली में कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आसपास जो लोग रहते हैं आप उनको तो कम से कम अवेयर करवाइए कि इस कंडीशंस के तहत हमने ये प्रोजेक्ट्स पास किए। तो आप देखिए, अगर इन्हीं कंडीशंस का वायलेशन होता है तो आप हमें बताइए, आप हमें रिपोर्ट कीजिए। उसके लिए एक सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन होना चाहिए और इसका कंप्लायंस होना चाहिए। ये पूरा का पूरा आर्टिकल था। तो 3-4 मिनट और लूँगा मैं, आज वीडियो 40 मिनट की हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम आज काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हमने डिस्कस किए। जीन ट्रीज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। जीन ट्रीज क्या कहते हैं? जीन ट्रीज कहते हैं, देखिए ये जो पूरा का पूरा डिमोनेटाइजेशन हुआ, इसके काफ़ी इफेक्ट्स तो हुए। एक तरह से लेबर्स भी इससे हर्ट हुए, और जो दूसरे हैं एग्रीकल्चर जो हमने कल डिस्कस किया था, ये सारे लोग इससे इफेक्ट हुए, हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जीन ट्रीज कहते हैं कि ये एक इस तरह का एक अलग मोटिव है डिमोनेटाइजेशन का। एक इसका मोटिव ये है कि जैसे कि जो ये पेटीएम जैसी कंपनीज हैं, पेटीएम, मोबीविक जैसी कंपनी है जिससे इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसका एक मकसद ये है कि जब तक कि आप इस तरह का एक बड़ा स्टेप नहीं लेते डिमोनेटाइजेशन का, तब तक कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ में नहीं आ सकती। कहने का मतलब है कि डिमोनेटाइजेशन को जो इकोनॉमी को इन्होंने हर्ट किया है डिमोनेटाइजेशन से, उसका एक फ़ायदा कह लो ची, नुकसान कह लो ची, कुछ भी इसको कह सकते हो। लेकिन एक पूरा का पूरा अगर नई टेक्नोलॉजी आपको लानी है डेली यूज़ में, तो उसके लिए डिमोनेटाइजेशन ये था। एग्जाम्पल ये देते हैं कि जैसे गूगल है। अब जबकि गूगल, देखिए आप गूगल का सर्च इंजन कैसे है, एक पूरी डोमिनेंस इनकी है। अगर गूगल को आपको सर्च इंजन के मतलब नंबर फर्स्ट रैंक से हटाना है, तो आपको कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लाना पड़ेगा जिससे कि गूगल अपनी सीट से हट जाए। कुछ ना कुछ जबरदस्त एल्गोरिथम, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। उसी तरह का एग्जाम्पल ये देते हैं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, और जो नई टेक्नोलॉजीज है उनको यहाँ पे लाने के लिए हो रहा है। फिर एक और भी एग्जाम्पल देते हैं, आधार कार्ड का एग्जाम्पल ये देते हैं। ये कहते हैं कि सरकार कहती है कि हम आधार कार्ड इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इससे ना जनता को वेलफेयर स्कीम्स अच्छी होंगी। लेकिन ये उल्टा कहते हैं कि आधार कार्ड इसलिए नहीं है कि वेलफेयर स्कीम्स ज़्यादा अच्छी होंगी, इससे आधार को बल्कि फायदा हुआ है वेलफेयर स्कीम से। समझ गए आप? ये पॉइंट यूज कर सकते हो आप ऐसे के अंदर भी। दोबारा से बोलता हूँ, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये कहते हैं कि सरकार तो यूं कहती है कि अगर आधार कार्ड सबके पास होगा तो वेलफेयर स्कीम्स काफ़ी अच्छी होंगी, लेकिन ये कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ऐसा है कि वेलफेयर स्कीम्स का यूज किया जा रहा है आधार कार्ड को अच्छा करने के लिए। तो इस तरह का एक पॉइंट है। 3-4 पॉइंट अच्छे हैं, कोई ज़्यादा अगर आपको ना भी समझ में आए तो कोई खास बात नहीं है तो डिमोनेटाइजेशन रिलेटेड सब कुछ हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल था, टैक्स रेट्स को कम लेके बात थी। फिलिप कर्व आपको पता होगा, फिलिप कर्व ऐसी होती है, यहाँ ऐसी होती है ना शायद, ठीक है, कई दिनों से इकोनॉमिक रिवाइज नहीं करी। वैसे यहाँ पे देखिए, टैक्स रेट्स बढ़ाते हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है। कहीं भी ले लीजिए, नीचे टैक्स रेट ले लीजिए, मान ले यहाँ पे रेवेन्यू ले लीजिए, ठीक है। पता नहीं, अगर गलत हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार। तो देखिए यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ाएंगे
तो क्या होगा, तो शुरू में तो रेवेन्यू बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए शुरू में रेवेन्यू बढ़ेगा टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो, लेकिन एक लेवल के बाद में जनता टैक्स देना कम कर देती है अगर टैक्स रेट और बढ़ाते हैं हम। अगर देखिए अगर टैक्स है अभी फिलहाल 4-5% टैक्स है, उसको 6-7% बढ़ाते हैं तो टैक्स डेफिनेटली लोग पैसा दे देंगे, लोग सोचेंगे कि यार 4-5 दे रहे हैं तो 6-7 भी दे देते हैं, 6-7% में क्या दिक्कत है, 8% टैक्स में क्या दिक्कत है। तो शुरू में तो रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल के बाद में टैक्स रेट्स बढ़ा देते हो, जैसे कि आपने 15% कर दिया, तो 15% अगर आपने कर दिया तो उससे ज़्यादा होता क्या है, टैक्स रेवेन्यू कम होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जनता फिर इतना ज़्यादा टैक्स देती नहीं है, जनता रिस्क लेने को तैयार होती है। जनता सोचती है कि यार हमने 1 लाख रुपए तो कमाए हैं, उसमें से 15-20 हज़ार अगर टैक्स दे देंगे तो क्या फ़ायदा, रिस्क लेने को तैयार होते हैं, चलो देखी जानी नहीं देते टैक्स। तो इस तरह का बेसिक कंसेप्ट है। अरुण जेटली अभी क्या कर रहे हैं, अरुण जेटली कह रहे हैं कि इकोनॉमी को अभी फायदा होगा, टैक्स रेट्स अभी कम होंगी तो इकोनॉमी को फायदा होगा। ये कहते हैं कि टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, एक तो क्या हुआ टैक्स रेट्स कम होना चाहिए, दूसरा जो पनिशमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, दोनों रूप में अच्छा होना चाहिए, यानी फॉर्मल और जी दोनों के दोनों तरीके हैं। जैसे कि टैक्स रेट अगर अच्छी होनी चाहिए तो जनता को लगे कि हाँ भाई कम ही टैक्स रेट्स हैं, अगर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो देने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अब देखिए अब अगर आप 1 लाख रुपए पे 3-4 हज़ार रुपये टैक्स दे रहे हो तो आप सोचते हो ठीक है यार क्या दिक्कत है, दे देते हैं, थोड़ा ही तो है, ज़्यादा फर्क तो पड़ता नहीं। और उसके अलावा दूसरा कह रहे हैं कि जो पीनल प्रोविजन है वो ज़्यादा होने चाहिए, मतलब 3-4% भी अगर आप ना दो तो जैसे आप पे टैक्स पेनल्टी बहुत ज़्यादा लगनी चाहिए। इससे लोगों को यूँ लगता है कि 3-4% है तो कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, अगर नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, यानी टैक्स रेट्स कम होती हैं और जो है मॉनिटरिंग ज़्यादा होती है और जो ये प्रोविजन होते हैं सारे के सारे टैक्स के रिलेटेड जो आसान में आप टैक्स दे सकते हो, जैसे कि अब आजकल ऑनलाइन टैक्स देना स्टार्ट हो गया, तो इस तरह के जब प्रोविजन होते हैं तो टैक्स ज़्यादा दिए जाते हैं। तो 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं थे। धीरे धीरे इकोनॉमिक टाइम्स के भी हम डिस्कस करेंगे कल से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।